मेरे सभी प्राथमिक शिक्षक भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद देश का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। चाहे बीएड वर्ग हो चाहे डीएड वर्ग हो, इन दोनों के बीच इस तरह से टकरार उत्पन्न हो चुके हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो दोस्तों, एक प्रकार से जिसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कल बीएड और डीएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बंटवारा कर ही दिया। इस तरह का काम हुआ है। यह एक प्रकार का व्यंग्यात्मक टिप्पणी से समझी जा सकती है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग देखिए कि चयनित बीएड के शिक्षकों को कैसे बाहर किया जा सकता है। जो कि बीएड के शिक्षक चयनित हैं, उन्हें डीएड वर्ग के अभ्यर्थी किस तरह से बाहर कर सकते हैं। उसके बाद डीएड धारी अभ्यर्थियों की नई लिस्ट कैसे तैयार होगी, और साथ ही में दोस्तों बीएड धारी अभ्यर्थी जो चयनित शिक्षक है जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, वे अपना बचाव अब कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाली भर्ती में तो बीएड के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा, यह स्पष्ट है। लेकिन दोस्तों चयनित शिक्षक अपना बचाव कैसे करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि दोस्तों एक बार नौकरी मिल जाने के बाद नौकरी से हटाना बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब नियमावली के अनुसार कार्य होगा, तो दोस्तों आपको पद से हटाया भी जा सकता है। तो आप अपने पद को कैसे बचाते हो, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम आप सभी अभ्यर्थियों को आप लोगों के बचाव के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताएंगे, और इन अनुच्छेदों का स्पष्टीकरण आप सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि कैसे आप सभी अभ्यर्थी, डीएड के अभ्यर्थी हो चाहे बीएड के अभ्यर्थी हो, अपने अपने पक्ष को कैसे मजबूत कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि चयनित शिक्षक जो कि बीएड वर्ग के हैं, इनका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों के पास है अनुच्छेद 311। और दोस्तों अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है जिसने उसे नियुक्त किया था। तो दोस्तों आप सभी शिक्षकों को भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियुक्ति मिली है। तो दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को भी आप लोगों के नियुक्ति आदेशों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद भी है। इसमें कहा गया है कि अगर आप लोग न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं, अगर आप लोगों के ऊपर कोई न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा आप लोगों को हटाया जाता है, आप लोगों को सूचना दी जाती है, तो यह बिल्कुल उचित होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, आप लोगों के ऊपर कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। तो न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन केवल विभाग है जो कि डीपीआई कार्यालय है, और दोस्तों आप लोगों के जिला शिक्षा कार्यालय है, यही न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन होंगे। आप किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन नहीं हो। आप लोगों की नियुक्ति आदेशों को निरस्त करते समय बहुत कठिन कार्य होंगे। तो दोस्तों आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। और अगर आपको हटाया भी जाता है तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिया जाएगा। और अगर आप अपने स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाते हो तो दोस्तों आप लोग इसको लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से जा सकते हो, और आप लोग अनुच्छेद 311 का प्रयोग करके अपने आप को बचा सकते हो। इसके अलावा बीएड धारी अभ्यर्थियों के लिए बचाव का उपाय एक ही है, जो कि अध्यादेश लाकर किया जा सकता है। तो दोस्तों अध्यादेश अगर लाया जाता है जिसमें कि बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुछ उचित गाइडलाइन जारी की जाती है, जिसमें कि चयनित शिक्षक जो कि पहले से हैं, इन्हें छोड़कर आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में इस नियम को लागू किया जाए, इस तरह की प्रक्रिया हो तो आप लोगों को बचाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि डीएड धारी अभ्यर्थी बीएड के अभ्यर्थियों को किस तरह से, चयनित अभ्यर्थियों को भी कैसे बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो भी भर्तियां हैं, जो भी राज्यों की भर्तियां हैं, उन राज्यों में जब भर्ती प्रक्रिया हो रही थी उस समय बीएड धारी अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप लोगों की जो भर्ती है ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। तो दोस्तों अगर जिन राज्यों में इस तरह की गतिविधियां हुई है तो दोस्तों आप लोग इस तरह का यहाँ पर कार्य कर सकते हो कि बीएड धारी जो अभ्यर्थी है इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिए हैं कि ये लोग योग्य नहीं हैं। तो दोस्तों जब ये लोग योग्य नहीं हैं तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 21A जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की उचित शिक्षा का प्रबंधन करता है, इनके लिए बीएड के अभ्यर्थी प्रशिक्षित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन दोस्तों अगर विभागों के द्वारा बातों को नहीं माना जाता है, राज्य सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना जा सकता है, तो दोस्तों आप लोग न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 का सहारा ले सकते हो। दोस्तों यह अधिनियम कहता है कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने तथा न्यायालयों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति को परिभाषित करता है। दोस्तों इस कानून को वर्ष 2006 में धारा 13 के तहत सत्य की रक्षा को शामिल करने के
लिए संशोधित किया गया था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना होने पर दोस्तों जो भी कार्यालय है उनके ऊपर विशेष तरह के दोस्तों आदेश जारी करके उन पर प्रतिबंध लगा सकता है, या दोस्तों उनको किसी न किसी तरह के कठोर आदेश दे सकता है, जिससे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो अनुच्छेद 129 भी क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों स्वयं की अवमानना अगर होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो दोस्तों ऐसे में अनुच्छेद 129 लागू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 142(2) भी यह कहता है कि अनुचित अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच या उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। यानी कि कोई व्यक्ति विशेष अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करता है तो यहाँ पर उसको दंडित किया जा सकता है। और दोस्तों जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं वे भी उनको भी यह अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 215 उनके लिए है, उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने के सक्षम करता है। दोस्तों उच्च न्यायालय के जो आदेश है अगर उनको कोई भी कार्यालय मानने से मना करता है या कोई व्यक्ति विशेष मानने से मना करता है तो अनुच्छेद 215 लागू हो जाता है। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जब बीएड और डीएड का केस गया था तो दोस्तों वहाँ पर एक ही बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि यह जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ गया है, इसलिए जो डीएड धारी अभ्यर्थी है, डीएड संघ है मध्य प्रदेश के, वे सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दोस्तों मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को अपनी बात याद दिलाने पहुंच चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो दोस्तों अब जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अपना अगला आदेश जारी कर देगा तो यह आदेश सभी कार्यालयों को, डीपीआई कार्यालय हो चाहे डीओ ऑफिस हो, इन सभी को मानना ही पड़ेगा। और दोस्तों अगर ऐसे में राज्य सरकार कोई अपने तरफ से गतिविधि करती है तो दोस्तों आप लोग अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 के तहत आप लोग गतिविधियों को अंजाम दे सकते हो और सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हो, जिससे कि डीएड वर्ग को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डीएड और बीएड दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों को अपने अपने बचाव के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण तरीके बता दिए हैं। दोस्तों इसके अलावा एनसीटीई की जो गाइडलाइन जारी होगी वे आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। एनसीटीई की जो गाइडलाइन होगी वे बीएड और डीएड दोनों अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर जारी की जाएगी। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है इसको सर्वमान्य मानिए और नियम निर्देशिका के अनुसार ही आप लोग चलिए। किसी भी तरह के आंदोलन या हिंसक गतिविधियों में आप लोग भाग न लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का भविष्य बहुत कीमती होता है। अगर आप लोगों के ऊपर किसी तरह की कानूनी कार्यवाही हो जाती है तो आप लोग भविष्य में किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं डीएड और बीएड दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों से बार बार आह्वान करता हूं कि आप किसी भी तरह की दोस्तों हिंसक गतिविधियों में भाग न लीजिए और दोस्तों आप अपने मानसिक दबाव को भी कम कीजिए। अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आदेश जारी हुए हैं इन आदेशों को निरस्त भी किया जा सकता है, या इन आदेशों के अलावा और कोई प्रक्रिया करके इन डीएड वर्ग के अभ्यर्थी अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं और बीएड वर्ग के अभ्यर्थी भी अपना बचाव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली है। जय हिंद साथियों।